चलिए समझते हैं। आज के क्लास में समझेंगे क्लास 10th इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर है, ये बुक है, देख लीजिए, साफ दिख रहा होगा, ये लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होगा। इस पे बोर्ड पर तो पूरा आटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम समझा दे रहे हैं। जो मेन पॉइंट है इसको हम समझाते हैं और हमारे चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जो हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर जो है सो है, लेकिन जो हम बोलते हैं उस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, तो सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझाते हैं और कुछ बचा हुआ होगा तो हम बुक लेकर के इसको रीड कर देंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये क्या है, पहले समझते हैं। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर कितने कुल महादेश हैं? तो कुल महादेश की संख्या कितने हैं? तो 7 हैं। कितने? 7 महादेश है। इसमें आता है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। ये जो है क्या है? ये 7 हमारे महादेश है और उसी कॉन्टिनेंट में से एक ये है यूरोप। हालांकि हम ध्यान से समझें कि राष्ट्रवाद क्या होता है और समझेंगे अच्छा से, तो भारत में राष्ट्रवाद की जो व्यवस्था आई आज से लगभग 500 साल पहले या 200 साल पहले की बात किया जाए, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पहले नहीं आई, इससे पहले दूसरे देश में आया। दूसरे देश जैसे किस देश में आया? जैसे कि मान लीजिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस सब में आया। तो किस महादेश में? तो यूरोप में आया। तो यूरोप से ही राष्ट्रवाद की भावना स्टार्ट हो गई। राष्ट्रवाद क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। यानी कि हम ये जो देख रहे हैं, आज हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से जीना स्टार्ट किया, स्वतंत्र रूप से कुछ भी काम करना स्टार्ट किया, हर चीज़ों को समझा। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन को हटाया गया। तो ये ऐसा बात नहीं है कि हमारे यहाँ ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आया, हम ही लोग स्वतंत्र हुए, नहीं। इससे पहले कई देशों ने प्रयास किया और उसको देख करके पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। और जब यूरोप में पूरा फैल गया तो सारे देश जो है एक दूसरे से क्या हुए? छुटकारा पाने स्टार्ट कर दिए, यानी गुलामी के जरिए से मतलब कि हटना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसी तरीक़ा से धीरे धीरे यूरोप हुआ, फिर उसके बाद एशिया हुआ, एशिया से फिर अमेरिका हुआ। ऐसे ऐसे पूरे महादेश जो है, पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश एक दूसरे के गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए थे, उस सब से छुटकारा पाना स्टार्ट हुआ। उसी हिसाब से देखते देखते हमारे भारत भी उस तरीक़ा से देखा और गुलामी के जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए मतलब कि कोशिश किया, और आज हम लोग क्या हैं? आज़ाद हैं। तो चलिए समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप बहुत ही बड़ा क्या है? महादेश है। ठीक, यानी कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। तो उसी तरीक़ा से ये भी एक क्या है? महादेश है। और इसी महादेश में कई देश हैं। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, जिसमें से एक मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे इसमें जर्मनी और इटली और फ्रांस, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देखिए पहले राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के राष्ट्रीयता के लिए, देश के विकास के लिए, देश के वैसे लोग जो मतलब कि वो चाहते हैं कि किसी के दूसरे के अंदर में रह करके काम ना करें, यानी कि हम अपना खुद से काम करें, यानी कि किसी के दूसरे के अंदर में ना रहें, मतलब किसी के शोषण की वजह से एक किसी का गुलाम ना रहें। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि देश के प्रति लड़ना, मिटना या उसके अंदर जागरूकता। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। सिंपल सी बात समझिए, अगर हमारे यहाँ कोई भी देश अटैक करता है तो हम लोग क्या करते हैं? हर लोगों के मन में एक चीज़ बैठाते हैं कि नहीं, मिल कर रहना है और मिल करके बाहर वाले विदेशी चीज़ों को क्या करना है? उसको बहिष्कार करना है या उसका सामना करना है। यानी एक दूसरे के डोर से हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग हो, चाहे संस्कृति से बंधे हुए हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे कैसे भी लोग हों, वो सबका फर्ज बनता है, सबका दायित्व है कि अपने देश की एकता को बना करके रखना। मेन रूप से राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है एक एकता गठित करना, लोगों के बीच में विरोध उत्पन्न, यानी कि मिलकर रहने की सम्मति देता है कौन? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के लिए
देश के लिए हर चीज़ हो, जैसे कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, उसको भावनाओं को उत्पन्न करना, ठीक है। तो वही चीज़ें तुम आपके बुक में ये तो दिया हुआ ही है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। बस इससे यही पता चलता है। अब आप चाहें तो इसको रट सकते हैं, चाहें तो समझ सकते हैं। तो रटने से अच्छा है कि आप समझ लीजिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है लोगों में एकता का वाहक बनना, यानी कि लोगों को सामाजिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में, चाहे जैसे भी रह रहे हैं, उसके अंदर राष्ट्र की भावना को फैलाना, राष्ट्रीयता को पहचान कराना कि आप किस तरीक़ा से जी रहे हैं, आपके ऊपर कौन शोषण कर रहा है, उससे छुटकारा पाना। यानी कि जिस तरीक़ा से लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना का जो होगा वो चीज़ें एकता का वाहक करता है राष्ट्रवाद। मतलब कि उस चीज़ों को भावना का फैलेगा तो वो लोग ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी और लोग देश के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। अब जागरूक होने का मतलब क्या चीज़ है? जागरूक होने का मतलब यह है कि हमारे देश पर कोई दूसरा नहीं शासन कर रहा है या हमारे ऊपर किस तरीक़े से शासन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये बताता है राष्ट्रवाद की भावना। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक तरीक़े से समझिए कि देश में जितने भी लोग हैं सारे को एकजुट और एकजुट रखने का क्या करता है, भावना को फैलाता है। राष्ट्रवाद यही है। आप वर्ड टू वर्ड रट सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ अपने लैंग्वेज में। कभी भी एग्ज़ाम में लिखिए अपने लैंग्वेज में और बढ़िया से वर्ड अरेंज करके लिखिए थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और नंबर फुल में मिले, ठीक है। तो समझते हैं, अब समझते हैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। तो यूरोप में किसी एक देश में नहीं हुआ, यूरोप में कहाँ हुआ? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से स्टार्ट हुई, लोग जागरूक कहाँ से होने लगे? तो कहाँ से? यूरोप से। तो यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही क्या ये हो चुका था। मतलब लोग पुनः जग रहे थे कि मतलब कि उसके ऊपर लोग क्या, कोई दूसरा विदेशी कंपनी उसको आकर के गुलाम बनाकर शोषित कर रहा है, इसीलिए उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही थी, जग रही थी, ताकि हम उससे क्या करें, छुटकारा पाएँ। यानी किस तरीके से हर देश एक दूसरे का, यानी कि बात एक चीज़ समझिए कि आज से लगभग 100, 150, 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे पीछे की बात करें तो उसमें देखा जाए कि एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देशों को, दूसरे कमज़ोर देशों को क्या करता था, वो गुलाम बनाता था। गुलाम बना करके मनमानी चीज़ें वो करता था। तो बस ये चीज़ें क्या है, वो हुआ गुलाम। उसे कहते हैं क्या चीज़ें, गुलाम कहते हैं। और वो गुलामी के जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है, तो क्या हमेशा के लिए वो ऐसा रहना चाहेगा? नहीं। उसी में से कुछ महान महान हस्ती है, महान लीडर हैं, जो उनके अंदर दिमाग में एक राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। जिस तरीक़े से बुझे हुए दीप को जलाने काम किया जाता है ताकि वो फिर से उजाला उत्पन्न हो, यानी कि छाए हुए अंधेरे खत्म हो जाए। तो उसी तरीक़े से लोगों के बीच में एक अंधेरा था। क्या चीज़ का अंधेरा था? कि राष्ट्रवाद, यानी कि उनके अंदर, उनके दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। तो इस राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए एक हमारे हीरो आते हैं जिसका नाम है नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन। और फ्रांस की क्रांति के हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। 1700 क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास या फैलाने का काम किया तो वो कौन किया? नेपोलियन ने किया। अगर बात किया जाए यूरोप का, अगर हीरो की बात किया जाए, यानी नायक की बात किया जाए, तो वो कौन है? नेपोलियन है। नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया पूरे यूरोप में और पूरे यूरोप को एक डोर में बांधने की कोशिश की, उसके अंदर पूरे जनता को। और ये किया क्या कि हर देशों के साथ लड़ाई करता था, लड़ करके युद्ध जीत करके उन लोगों को गुलाम बनाता था। इसका गुलाम बनाने का मेन पर्पस नहीं था, मेन ये था कि जैसे कि उसको जीता और जीत करके, पहले ये चीज़ चलता था कि जीतने के बाद जो उस देश को जीतता था उस पे उसका अधिकार होता था। तो ये जीतता था लेकिन उसको गुलाम नहीं बनाता। गुलाम बनने का मतलब क्या चीज़ है? दूसरे पे अधिकार में रहना। तो गुलाम नहीं बनाता था। जीतने के बाद उसको जागरूक करता था कि आप लोग जागरूक हो और एकजुट होकर के जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों को क्या करें, उसमें से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग उसको क्या करें, मुक्त करें, ठीक है। तो इसी तरीक़े से वो करता था। एक देश पर दूसरे देश क्या करता था? आक्रमण करता है। उसी तरीक़े से नेपोलियन ने दूसरे देश पर आक्रमण करके और राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? फैलाया और लोगों को जागरूक करने का काम करने लगा। और इसका मेहनत रंग भी लाया और लोग जागरूक भी होने लगे, ठीक है। इतना मतलब कि युद्ध लड़ा
बहुत सारे युद्ध, छोटे मोटे राज्यों को, छोटे मोटे देशों को जीता और जीतने के बाद उसके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया, लोगों को जागरूक किया, लोग जागरूक भी होने लगे और उसके अंदर राष्ट्र की भावना भी फैलने लगा। लोग सोचने भी लगे कि बात तो सही है कि दूसरे देश विदेशी कंपनी हो चाहे दूसरे देश हमारे देश पर कब्जा क्यों करेगा। इसलिए लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी और सारे लोग एकजुट होकर के राष्ट्र के बारे में सोचना स्टार्ट किए। ये किसका देन था? ये सब नेपोलियन का देन था। तो नेपोलियन ने ही क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का क्या किया, उजागर किया, विकसित किया। अगर क्वेश्चन पूछेगा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का श्रेय किसको जाता है, तो नेपोलियन को जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने ही क्या किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया था, बढ़ाया था, विकास किया था। कैसे किया था? तो दूसरे देशों के साथ युद्ध करके, उसको जीत करके उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया, उन लोगों को एकजुट किया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और तो अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आई। देखिए, हिस्ट्री का मतलब होता है कहानी जैसा सुनिए और क्वेश्चन है उसको लिखिए, रटना नहीं होता। अगर आप रट रहे हैं पूरा हुबहू तो रटने की तरह रट लीजिएगा। अभी तक तो सही है, हो सकता है 10 दिन या 1 महीने बाद आप भूल जाइएगा। ठीक है, रटना बेटर एजुकेशन नहीं होता है, इसलिए समझिए। ठीक है, तो अभी तक तो सही चल रहा था। जब तक नेपोलियन था तब तक यूरोप में सही चल रहा था, हर जगह राष्ट्र की भावना फैल रही थी, हर जगह मतलब वो चीज़ें किया जा रहा था। ठीक है, और सारे लोग जागरूक भी हो रहे थे। तब इसमें देखा गया कि नेपोलियन, देखिए यहाँ पर नेपोलियन, आपके बुक में नेपोलियन के बारे में उतना चर्चा नहीं किया गया, बस ये कहा गया है कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। लेकिन उस राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के बाद कहाँ गया पता नहीं, अभी किसी को पता नहीं है। और मर गया कि मतलब कि उसको मार दिया गया या पलायन कर गया, ये पता नहीं है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन युग का अंत होता है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी एक वियना में क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया गया। यानी कि नेपोलियन युग का अंत, मेटरनिक युग का स्टार्ट। यानी कि नेपोलियन युग का खत्मा तो मेटरनिक युग स्टार्ट। अब मेटरनिक है कौन? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या है, चांसलर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो उस देश का नाम ऑस्ट्रिया और वहाँ का राजधानी कहाँ है, वियना है। और वहाँ का चांसलर कौन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। बार कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। तो मेटरनिक एक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था जो कतई ये राष्ट्रवाद की भावना को बर्दाश्त नहीं करता था। अगर कहीं पर भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता था, उसको क्या कर देता था, दबा देता था या तो उसको मार देता था। ठीक है, तो इसके दिमाग में एक षड्यंत्र चलना। अब समझिए बात कि अगर कोई शक्तिशाली देश, बहुत सारे शक्तिशाली, जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अगर वो चाहे तो वो कभी चाहेगा कि हमारा कोई गुलामी ना करे। जाहिर सी बात है, कोई चाहेगा कि मतलब कि हम इतना शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली होने का क्या फ़ायदा जो हमारा कोई गुलामी ना करे। तो वो लोग को दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। क्या चीज़ है? वो लोग चाहता था कि नेपोलियन ने जितने भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया है उसको ख़त्म करें और ख़त्म करके एक क्या करें, अपनी पुरातन व्यवस्था मतलब कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लाएं, जो लोग ज़िंदगी जी रहे थे गुलामी के जंजीरों में। ठीक है, उसको फिर से लाएं। ये किसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था? तो मेटरनिक के दिमाग में। मेटरनिक है कौन? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। चांसलर का मतलब होता है वहाँ का हेड है, वो जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही खतरनाक। अगर बात किया जाए कि इसमें पूरे यूरोप में और इटली में, जर्मनी में अगर विरोध का कारण बनता है तो वो है मेटरनिक। ठीक है, यानी कि यहाँ का विलन अगर बात करें तो कौन है? मेटरनिक। यानी कि इस यूरोप में जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, ठीक है, जर्मनी खास करके जर्मनी और इटली में, यहाँ का अगर बात किया जाए कि विलन कौन है तो मेटरनिक है। ये किसी भी राष्ट्र की भावना को बर्दाश्त नहीं करता था। अगर कहीं पर भी पनपता भी था तो उसे क्या कर देता था, दबा देता था, यानी कि उसे ख़त्म कर देता था। ठीक है, तो उन लोगों के दिमाग में एक शातिर आइडिया चलने लगा। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उन लोगों ने क्या किया, सम्मेलन बुलाया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया 1815 में। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। वहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, तो उससे वियना में सम्मेलन बुलाया गया, इसलिए उसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो कब बुलाया गया? 1815 में। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन में? पता है कि यहाँ का शासक जो था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर जो था कौन था? मेटरनिक था। यानी कि मेटरनिक ने ही शक्तिशाली देशों को बुलाया, वियना में सम्मेलन बुलाया और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ों को क्या करेंगे,
जो नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना को फैला के गया, उस राष्ट्रवाद की भावना को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और फिर से अपनी शक्तिशाली जो नई पुरातन व्यवस्था है, जो पहले वाले पुरानी व्यवस्था है, फिर से उसको हम लागू करेंगे। ये किसका कहना था? तो मेटरनिख का कहना था। इसीलिए सारे देशों ने मिल करके, जो शक्तिशाली देश थे, उस शक्तिशाली देशों ने मिल करके एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ पे? वियना में। ठीक है, वियना में सम्मेलन बुलाया 1815 में। और जैसे ही सम्मेलन बुलाया तो उस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया, ये वियना सम्मेलन में भाग कौन लिया? ब्रिटेन, रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4, यानी 4 देशों ने भाग लिया। कौन से सम्मेलन में? वियना सम्मेलन में। इन लोगों का मुख्य देश था, क्या मुख्य देश था? तो नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया, उस राष्ट्रवाद की भावना को ख़त्म करना और फिर से पुरातन व्यवस्था को क्या करना? स्थापित करना और उस पर शासन करना पूरे यूरोप में। यानी कि जितना है पूरे यूरोप में नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया, उस भावना को ख़त्म करना। इस वियना सम्मेलन का क्या था? उद्देश्य था। वो चारों देशों ने मिल करके, कौन देश थे वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले देश? कौन थे? तब ब्रिटेन, रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया। ये उस समय का शक्तिशाली देश था। क्या था? ये उस समय का शक्तिशाली देश था। और ये चारों शक्तिशाली देशों ने मिल करके एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ पे? वियना में 1815 में। और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कभी कभी पूछता है कि वियना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन ने जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाया, उस राष्ट्रवाद की भावना को ख़त्म करना और फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। ये किसका उद्देश्य था? तो वियना सम्मेलन में जो चारों शक्तिशाली देशों ने मिलकर के बैठक बुलाया था। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी। और इन लोगों ने क्या किया? वियना सम्मेलन बुलाया और इटली को और जर्मनी को छोटे छोटे कई राज्यों में क्या कर दिया? बांट दिया। और जब बांट दिया तो बांटने का मेन चीज़ क्या था? बांटने का मेन चीज़ ये था कि छोटे छोटे राज्यों में बांटने का मतलब क्या होगा? शासन करने में क्या होगा? आसान होगा, उस पर प्रभाव दिखाने में आसान होगा। तो इटली पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए मेटरनिख ने क्या किया? इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया? बांट दिया। और बांटने के उपरांत क्या किया? जो वहाँ का एक राज्य था सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया? तो बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। क्वेश्चन पूछता है कि इटली का दो प्रांत सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया? तो बूर्बो वंश का सम्राट जो था, जिसका नाम था फर्डिनेंड, यानी कि फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे वो किसको सौंप दिए गए? पोप को सौंप दिए गए। रोम और उसके आसपास के जितने भी राज्य थे वो किसको सौंप दिए गए? पोप। यानी कि रोम में जो शासक होता था, राजा होता, उसे पोप कहा जाता था। और लोम्बार्डी और वेनेशिया को किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया। यानी कि खुद उस पर किसका कब्जा रहा? ऑस्ट्रिया का कब्जा रहा। यानी कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका कब्जा रहा? ऑस्ट्रिया का कब्जा रहा। और इसको कितने रियासतों में, यानी जर्मनी को 24 रियासतों में बांट दिया गया था। काहे के लिए? तो उस पर शासन करने के लिए। ठीक है। और बर्मा और मोडे 39 रियासतें, यानी कि जर्मनी में कितने रियासतों में बांट दिया गया था? 39 रियासतों में बांट दिया था। पर्मा और मोडेना किसको दे दिया गया था? टस्कर्नी को। टस्कर्नी, पर्मा, मोडेना और टस्कर्नी हैब्सबर्ग के राजवंश को क्या कर दिया? सौंप दिया गया। बस यहाँ पर ये समझिए कि इटली को, जर्मनी को अलग अलग कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया और अलग अलग प्रांत को, अलग अलग राज्यों को, अलग अलग सम्राट को सौंप दिया गया। यानी कि आप उस पर शासन करेंगे। और इस तरीक़ा से इटली, जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया? बंट गया। और जैसे ही बंटता है तो सारे लोगों पर शासन करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से खतरा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इसके आगे हम कल बात करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।